प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अपना प्रकरण है आप बच्चों ध्वनि का अध्ययन। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड। बच्चों, आप बहुत सारी आवाज से भली भांति परिचित हैं। आप भी बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी बोलते हैं। कोई भी कार्यक्रम किया जाता है उसमें लाउड स्पीकर डीजे की जरूरत पड़ती है। वो सब आवाज है। विभिन्न प्रकार की आवाज को ही हम विज्ञान में ध्वनि कहते हैं। इस पाठ में बच्चों हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले एक नज़र उस पर हम डाल लेते हैं। ये देखिए स्पीकर है। ये ध्वनि कैसे चलती है। ध्वनि को चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की ये तरंगे हैं, वेव तरंगे, जिसमें हम इस पाठ में, इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। इस पाठ में क्या क्या है बच्चों, ये देखिए ध्वनि का अध्ययन में ध्वनि तरंग क्या है। ये देखिए स्टडी ऑफ साउंड, कैसे आवाज आगे बढ़ती है। ध्वनि तरंग को साउंड वेव्स बोलते हैं। यह ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलेंगे। ये देखिए ध्वनि का वेग है। ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में बताएंगे हम ध्वनि का वेग किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। इसके बाद है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और इसमें हम और क्या सीखेंगे, ये देखिए ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दिखा रहा है। आप परावर्तन के नियम से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियमों से आप भली भांति परिचित हैं। उसी में ये ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है। मानवीकरण, श्राव्य, अश्राव्य ध्वनि और श्रव्यातील ध्वनि, जिसको बोलते हैं द ह्यूमन ईयर, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। आजकल बच्चों इसमें हम आपको बताएंगे जो ध्वनि की यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। कौन कौन सी ध्वनि हमको सुनाई देती है, कौन कौन सी ध्वनि पशु पक्षियों को सुनाई देती है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, कौन सी ध्वनि का उपयोग मेडिकल्स में किया जाता है। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, जब आपका कुछ दर्द करता है तो उसमें वेव, और इस वेव का बहुत सारा उपयोग है बच्चों। अल्ट्रासाउंड जो वेव है उसका बहुत उपयोग किया जाता है। उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बच्चों साउंड के बारे में हम देखते हैं। साउंड क्या है, पहले ध्वनि क्या है। ध्वनि भी बच्चों ये तरंगों के रूप में होती है। ऐसा ऊपर नीचे भी चलती है, स्ट्रेट भी चलती है। तो ध्वनि क्या है बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनाई देने की संवेदना निर्माण करती है। यह ऊर्जा तरंगों के स्वरूप में होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगर बच्चों वैक्यूम है तो उसमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसा आप लोग पहले जानते हैं कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि तरंग जो होती है कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने 8वीं में सीखा था। अनुदैर्ध्य तरंग को लैटिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं और अनुप्रस्थ तरंग को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं।
तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या है उसको हम कैसे पहचानेंगे, लैग्नीट्यूडनल वेव कैसे है उसको हम पहचानेंगे। तो बच्चों ये देखिए ध्वनि है, ध्वनि हम मोबाइल है, टीवी है, ईयरफोन से सुनते हैं कानों में लगाकर, वो ध्वनि हमारे कानों में जाती है तो एक संवेदना का निर्माण करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ट्रांसवर्स वेव लिखा है, तो ट्रांसवर्स वेव को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और लैग्नीट्यूडनल को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये कैसे चलती देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे ये है लैग्नीट्यूडनल वेव, ये जो तरंगे बच्चों माध्यम के कणों का कंपन अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर तरंग संचरण की समानांतर दिशा में होता है। ये देखिए लैग्नीट्यूडनल, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, आगे एक क्रम से ऐसा बढ़ती जाती है। तो इस क्रम से अगर आगे बढ़ेगी, माध्यम के कणों का कंपन अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर तरंग संचरण की समांतर दिशा में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आपने एक प्रयोग हम बताए बच्चों आपको, जब आप कंकड़ पत्थर किसी पानी में डाल दो, समझो एक बकेट है आपके घर में, बाल्टी है, उसमें एक कंकड़ पत्थर डाल दो, तो देखो पानी की जो तरंगे होती है वो कैसे होती है। तो उसमें जो कंकड़ डालने में निर्माण होने वाली तरंगे होते पानी के कण के ऊपर नीचे कंपन करती हैं। ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, देखिए ट्रांसवर्स वेव देख रहे हो, ऐसा कंपन करती है। तो इस प्रकार की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। माने पानी में कंकड़ डालने पर निर्माण होने वाली तरंग में पानी के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ये कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो आपने देखा जो ध्वनि तरंग है वो दो प्रकार की होती है बच्चों, लैग्नीट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, लैग्नीट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ध्वनि को हम लोगों ने आलेख के द्वारा भी देखा था कि ध्वनि का संचरण जब होता है बच्चों तो कहीं कहीं ज्यादा कहीं कहीं कम, हवा में अधिक कम घनत्व संपीड़न विरलन के पट्टे से हम देखते हैं उसको, और जो ध्वनि तरंगे होती है जैसा आप देख रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये ऊपर नीचे अगर इसको ग्राफ बनाते हैं तो हम प्राप्त होता है। ये ध्वनि तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई होती है बच्चों, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, उसको वेवलेंथ को हम ग्रीक अक्षर ए लैम्डा है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं, जबकि आवृत्त फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीक अक्षर न्यू, ये न्यू पढ़ते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ से भी पहले दर्शाते थे, लेकिन अभी ग्रीक अक्षर न्यू से दर्शाते हैं। आयाम जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको हम ए से दर्शाते हैं। माध्यम के किसी बिंदु के पास घनत्व का एक आवर्तन पूर्ण होने के लिए लगने वाले समय को दोलन काल पीरियड कहते हैं। इस पीरियड को हम दोलन काल को हम टी अक्षर से दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं, आवृत्ति को हम न्यू से दर्शाते हैं, आयाम को ए से दर्शाते हैं और दोलन काल को हम टी से दर्शाते हैं, दोलन काल को हम टी से दर्शाते हैं। अब ये ध्वनि का वेग, आगे हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आपको बताएंगे। ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड। तो बच्चों ये जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। ध्वनि का जो वेग होता है बच्चों विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ से जो कण कंपन करते हुए चल रहा, देखिए सॉलिड में पहले पहुंच जाता है, फिर लिक्विड में पहुंचता है और गैस में बाद में पहुंचता है।
गैस में क्या होता है बच्चों, बाद में पहुंचता है। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जैसे आप एक पत्थर ले लो, पत्थर की सहायता से पाइप पर आघात करो। आप पाइप को कान लगाकर पाइप में आने वाली पत्थर की आवाज सुनिए, तो पत्थर के पाइप पर आघात से हुई आवाज हमें हवा में सुनाई देगी। लेकिन कौन सी आवाज पहले आई? हवा की अपेक्षा लोहे में से ध्वनि की आवाज बहुत शीघ्र सुनाई देती है। जैसे देखिए यहाँ सॉलिड में शीघ्र सुनाई देती है, अर्थात ध्वनि का वेग हवा की अपेक्षा लोहे में अधिक होता है। तरंग के संपीड़न या बेलन जैसे किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि का वेग किसे कहते हैं बच्चों? तरंग के संपीड़न या बेलन जैसे किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। वेग बराबर, वेग कैसे हम निकालते हैं? वेग बराबर होता तरंग दैर्घ्य बटे दोलन काल। अब तरंग दैर्घ्य को, वेग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं? वेग को हम v से दर्शाते हैं, तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं और दोलन काल को हम t से दर्शाते हैं। तो वेग बराबर होता तरंग दैर्घ्य बटे दोलन काल, v बराबर लैम्डा बटे t। ये सूत्र हो गया, v बराबर लैम्डा बटे t। इसमें अगर वेग मालूम करना है तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य मालूम है, दोलन काल मालूम है, तो वेग को हम निकाल सकते हैं। और v बराबर होता है न्यू लैम्डा भी होता है, v बराबर न्यू लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। और 1/t बराबर न्यू होता है। न्यू बराबर क्या होता है? 1/t, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/दोलन काल, 1/दोलन काल। तो ध्वनि का वेग बराबर क्या होता है बच्चों? ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ये आप याद रखेंगे सूत्र, हम आपको सवाल भी इस पर बताएंगे आगे। ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। बच्चों, समान भौतिक अवस्था वाले माध्यमों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग समान होता है। तो आपने देखा ठोस, ये सॉलिड है, ठोस माध्यम में गैसीय माध्यम तक ध्वनि का वेग कम होता जाता है। देखिए ये ठोस में ज्यादा है वेग, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में क्या है? उससे कम है। यदि हम किसी भी माध्यम का तापमान बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, तो उसका ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। और इसकी खोज इटालियन भौतिक वैज्ञानिक बोरेली और बिबियानी ने 1660 के दशक में किया था बच्चों। उस समय जो हवा का वेग था 350 मीटर प्रति सेकंड, आज उसका स्वीकृति मान जो है 346 मीटर प्रति सेकंड है। बच्चों, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि का वेग जितने भी पदार्थ दिए गए हैं सबका दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि का वेग क्या है, ये देखिए हम आपको बताएंगे। अस्थाई, द्रव और गैस, माने सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जैसे एल्युमिनियम का है 5420, एल्युमिनियम का है 5420 मीटर प्रति सेकंड। निकिल का है 6040 मीटर प्रति सेकंड। स्टील का है 5960 मीटर प्रति सेकंड। लोहा का है 5950 मीटर प्रति सेकंड। और पीतल का है 4700 मीटर प्रति सेकंड। कांच का में है क्या है? कांच में है 3980 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हुआ ठोस में। द्रव में जो समुद्र का पानी है उसमें ध्वनि का वेग क्या है? 1531 मीटर प्रति सेकंड। और शुद्ध पानी में, जो शुद्ध पानी होता है उसमें 1498। इथेनॉल में 1207 मीटर प्रति सेकंड और मीथेनॉल में 1103। गैस में आप देखते हैं हाइड्रोजन गैस में
1284 मीटर प्रति सेकंड है। हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड है। हवा में 346 मीटर प्रति सेकंड है। जैसा हमने आपको बताया कि हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड में 213, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, 213 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ध्वनि का वेग सॉलिड में सबसे अधिक, उससे कम द्रव में और सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है। तो ध्वनि का हवा में वेग, ध्वनि का हवा में वेग, हवा माध्यम से जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग हवा की भौतिक स्थिति पर निर्भर होता है। भौतिक स्थिति का अर्थ हवा का तापमान और उसका घनत्व व उसका अणुभार है। हवा का तापमान है, उसका घनत्व है, उसका अणुभार है। हमने अभी आपको पहले बताया कि अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। हवा का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। तापमान से इसका क्या संबंध है, टेम्परेचर। ध्वनि का वेग माध्यम के तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अर्थात तापमान चौगुना होने पर ध्वनि का वेग भी दुगुना हो जाएगा। अगर तापमान चौगुना हुआ तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, दुगुना होगा। इसको इस सूत्र से V प्रोपोर्शनल टू करणी में T, V प्रोपोर्शनल टू करणी में T। घनत्व पर कैसे निर्भर करता है, डेंसिटी। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अर्थात घनत्व चौगुना होने पर ध्वनि का वेग आधा होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/डेंसिटी, 1/ρ, माने ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अर्थात घनत्व चौगुना होने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, आधा होता है। अणुभार पर कैसे निर्भर करता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट। ध्वनि का वेग माध्यम के अणुभार के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू 1/करणी में m। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है, कौन कौन सी नहीं सुनाई पड़ती है, और इन ध्वनियों का उपयोग कहाँ पर हम करते हैं, उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं बच्चों। तो आगे हम देखते हैं श्राव्य, अश्राव्य और श्रव्यातील ध्वनि। श्राव्य माने ऑडिबल, अश्राव्य माने इंफ्रा और श्रव्यातील माने अल्ट्रासाउंड। बच्चों हमारा कान है, सबके पास कान है। इस कान को कौन कौन सी आवाज सुनाई देती है, ये देखिए 20 हर्ट्ज की आवृत्ति है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति है, 2 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति है, 200 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति, अलग अलग आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है। किसको कौन सी सुनाई देती है, कौन सी नहीं सुनाई देती है, इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आप उपयोग करते हैं, मानवीय कान। एक कान है बच्चों। अब ये कौन सी ध्वनि हमारा कान सुन सकता है, कौन सी नहीं सुन सकता है। तो बच्चों मानवीय कान की जो ध्वनि है उसके सुनने की जो सीमा होती है, सुनने की जो सीमा होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो हमारा कान सुन सकता है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। इसलिए इस ध्वनि को श्राव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको श्राव्य या ऑडिबल साउंड हम बोलते हैं, क्योंकि ये कान हमको इस बीच की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। मानवीय कान जो होता है बच्चों 20 हर्ट्ज से कम रहेगी, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम रहेगी तो भी नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगी वह भी नहीं सुन सकता है। इस ध्वनि को 20 हर्ट्ज से कम
और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इस ध्वनि को हम अश्राव्य ध्वनि कहते हैं। माने ये हमारा कान नहीं सुन सकता है। अश्राव्य ध्वनि की जो लिमिट है 20 हर्ट्ज से कम है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। लोलक के कंपन से निर्मित ध्वनि, भूकंप आने के पूर्व पृथ्वी के पृष्ठभाग के कंपन से निर्मित ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है, जो बच्चों हमारे कान को नहीं सुनाई देता। आप लोगों ने सुना है भूकंप आता है या तूफान आता है समुद्र में, तो वहाँ की जो चिड़िया होती है, पशु पक्षी होती है, कुत्ते होते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, क्योंकि वो जो ध्वनि होती है कंपन की वो उनको सुनाई देती है। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है हमारा कान नहीं सुन सकता है, लेकिन वो लोग सुन सकते हैं। तो इंफ्रासाउंड जो होती है उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्यातील, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है बच्चों, उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। श्रव्यातील ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम श्रव्यातील ध्वनि, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड बच्चों कौन सुन सकता है? कुत्ते, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली जो समुद्र में पाई जाती है जैसे प्राणी, उन्हें प्राप्त विशेष क्षमता के कारण जो मानव को सुनाई न देने वाली परश्रव्य ध्वनि है वो सुन सकते हैं। इस क्षमता के कारण उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ये सब जानवर जो है बच्चों, इनको आसानी से सुनाई पड़ती है। कैसे सुनाई पड़ती है हम इसको भी बताएंगे आपको। जैसे जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कुछ प्राणी और कीटक 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। माने छोटा बच्चा है बच्चों, देखिए थोड़ा सा खटपट होता है, आप बोल देते हो, बच्चा रोता रहता तो चुप हो जाता है। माने 25,000 हर्ट्ज, हम तो 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, वो 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। और डॉल्फिन मछली, ये देखिए डॉल्फिन मछली है। और चमगादड़ आपने देखा, बर्ड जिसको बोलते हैं, चूहे, ये जैसे प्राणी पराश्रव्य ध्वनि का निर्माण भी करते हैं बच्चों। ये अपनी ध्वनि के कारण ही ये अपनी ध्वनि मुंह से निकालते हैं। आगे हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये प्राणी, ये देखिए चमगादड़ है ना, चमगादड़ जिस पराश्रव्य ध्वनि को मुंह से निकालता है वह सामने वाले पदार्थ पर यहाँ पर जा रही है और वहां से टकरा के फिर आ रही है, तो उसको ये आभास हो सकता है कि आगे कोई प्राणी है। तो ये कैसे सुनता है बच्चों? ये देखिए डॉल्फिन मछली भी है, ये आवाज निकालती है ना, यहाँ से देखिए दूसरी मछली है, वहां से टकरा के वापस आ जाती है। तो माने चमगादड़ जिस पराश्रव्य ध्वनि को मुंह से निकालते हैं वह सामने के पदार्थ पर टकराकर परावर्तित होती है और यह परावर्तित ध्वनि के कानों से सुन सकते हैं वो लोग। इस प्रकार सामने के पदार्थ के अस्तित्व या दूरी के बारे में चमगादड़ों को अंधेरे में भी अचूक ज्ञान होता है। चमगादड़ को अंधेरे में भी ज्ञान होता है, वो आवाज निकालते हैं, पराश्रव्य ध्वनि को निकालते हैं और वो ध्वनि आगे जाती है और जहां पर वस्तु पदार्थ कोई है उससे टकरा करके वापस आती है और वह ध्वनि उनके कानों तक जाती है। इस प्रकार पदार्थ के अस्तित्व व दूरी के बारे में चमगादड़ों को अंधेरे में भी महसूस होता है। उसी प्रकार से डॉल्फिन मछली है, ये तमाम प्रकार के कीटक हैं, इन कीटकों को भी उसी प्रकार से आभास होता है। ये जितने भी कीटक देख रहे हैं सब अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं। तो श्राव्य, अश्राव्य और श्रवणातील ध्वनि के बारे में हम लोग सीख रहे थे बच्चों। अब इन ध्वनि को उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। श्रव्यातील ध्वनि का उपयोग माने अल्ट्रासाउंड जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। श्रव्यातील ध्वनि का उपयोग बच्चों, जो समुद्र में जहाजें चलती हैं
तो दो जहाजों के बीच में यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ये देखिए, दो जहाजों के बीच में, एक जहाज इधर है, एक जहाज इधर, एक जहाज इधर है, तो एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि उपयोग साबित होती है कि वो हमसे जहाज कितनी दूरी पर है, कैसे चल रही है, स्थिति क्या है। ये अल्ट्रासाउंड का उपयोग वहां पर किया जाता है। जैसे डॉल्फिन मछली और बैट, चमगादड़ बताया ना, ये सब आवाज छोड़ते हैं, टकरा के वापस आती है। तो उसी आधार पर एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए पराश्रवी ध्वनि उपयोग में साबित होती है। और भी इसका उपयोग कल कारखानों में भी होता है बच्चों। कल कारखानों में किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक को जोड़ने के लिए देखिए, अलग अलग प्लास्टिक है, इसके पृष्ठ भाग को जोड़ने के लिए पराश्रवी ध्वनि का उपयोग किया जाता है। और आपके घर में दूध है, पैकेट में आता है, शीशी में आता है बच्चों। ये जो दूध आप देख रहे हैं, दूध जैसे द्रवों को अधिक समय तक टिकाने के लिए, उनके जीवाणुओं के मारने के लिए भी पराश्रवी ध्वनि का उपयोग किया जाता है। और पराश्रवी ध्वनि का उपयोग अपने मेडिकल लाइन में कहाँ किया जाता है। देखिए बच्चों, हृदय की धड़कनों का अध्ययन करने की जो तकनीक होती है, कार्डियोग्राफी जब हम कराने जाते हैं तो भी वहां पर अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी तकनीक की सहायता से। और हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बच्चों, हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसके प्रतिबिंब निकालने के लिए भी पराश्रवी ध्वनि द्वारा ही प्राप्त होता है। जो इंटरनल ऑर्गन है, मानव शरीर के आंतरिक अवयवों के प्रतिबिंब अगर निकालना हो तो वहां भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। और ही नहीं बच्चों, जो जितने भी कल कारखाने हैं जहां पर मानव काम नहीं कर सकता है बच्चों, ये देखिए, पराश्रवी ध्वनि का उपयोग कारखानों में भी होता है। जिस जगह पर मनुष्य का हाथ नहीं पहुंच सकता है, यंत्रों के ऐसे भाग को स्वच्छता करने के लिए, देखिए, जहां पर मानव का हाथ नहीं पहुंच सकता है, उसकी साफ सफाई करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, मशीन कैसे साफ कर रही है। बच्चों, अगर कोई धातु का गुटका हो, धातु का क्या हो, ये देखिए, ये गुटका है। अब इस गुटके के अंदर कहीं अगर छेद है तो उस छेद को ढूंढने के लिए भी हम, ऊपर से नहीं दिखाएगा कि उसके अंदर छेद है, उन छेदों को ढूंढने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं बच्चों। देखिए, यहां पर ये मशीन के द्वारा अल्ट्रासाउंड है, ये टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट लिखा इधर। अब इसी के द्वारा जब अल्ट्रासाउंड इसमें भेजी जाती है तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर छेद है, ये चित्रों के माध्यम से आपको दिखा देगा कि इसके अंदर आपको छेद है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी हमको कोई परेशानी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हो, तमाम प्रकार के टेस्ट लिखता है, तो बहुत सारे टेस्टों में हम अल्ट्रासाउंड का ही उपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड का जो है श्रव्यातील ध्वनि जिसको बोलते हैं, बहुत ही महत्व है अपने जीवन में बच्चों। आगे हम ध्वनि का परावर्तन के बारे में बताएंगे बच्चों। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के नियम पढ़ा है, उसी पर आधारित है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये रिफ्लेक्शन देखिए, यहाँ पर से ध्वनि आ रही है, माध्यम की भी आवश्यकता होती है। ये कार्डबोर्ड है समझ लो, यहाँ से टकराती ध्वनि, अगर ध्वनि बच्चों टकराएगी तब हमको सुनाई पड़ती, नहीं सुनाई नहीं पड़ती तो आगे निकलती हुई चली जाती है। तो प्रकाश तरंगों की भांति ध्वनि तरंगों का भी ठोस या द्रव पृष्ठभाग से क्या होता है, परावर्तन होता है। वे भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ध्वनि के परावर्तन के लिए किसी खुरदरे या चिकने पृष्ठभाग की रुकावट की आवश्यकता होती है। ध्वनि की आने की दिशा व परावर्तित होने की दिशा
परावर्तक पृष्ठभाग के अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। ये देखिए, ये θ1 और ये θ2 जो कोण है ये दोनों समान होते हैं और वो एक ही प्रतल में होते हैं। वे एक ही प्रतल में क्या होते हैं। ये है ध्वनि के परावर्तन का नियम। इसका उपयोग देखिए जहाजों वगैरह में भी किया जाता है, समुद्र में। तो ध्वनि के योग्य परावर्तक व अयोग्य परावर्तक, ये क्या है बच्चों? ध्वनि के योग्य परावर्तक व अयोग्य परावर्तक, किसी परावर्तक से जो ध्वनि परावर्तित होने समय ध्वनि कितनी मात्रा में परावर्तित हुई, इस आधार पर उसका ध्वनि के योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक में वर्गीकरण किया जाता है। तो दो प्रकार के होते हैं, ध्वनि की योग्य परावर्तक और ध्वनि के अयोग्य परावर्तक। कठोर और समतल पृष्ठभाग जो होता है बच्चों, वो ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह से होता है। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है? वो अच्छी तरह से होता है। ये देखिए, जैसे एक कंक्रीट की रोड है, कठोर वाला भाग। और दूसरा जो ध्वनि के अयोग्य परावर्तक, जैसे कपड़े है, पेपर है, चटाई है, पर्दे है, फर्नीचर है, इसमें ध्वनि का परावर्तन न हो करके ध्वनि क्या कर ली जाती है? अवशोषित कर ली जाती है। ध्वनि का परावर्तन नहीं होता बच्चों, इसमें ध्वनि क्या होती है? अवशोषित कर ली जाती है इन सभी चीजों में। इसलिए इन्हें हम अयोग्य परावर्तक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? अयोग्य परावर्तन कहते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में ध्वनि तरंग के वेग में ध्वनि का वेग और ध्वनि का परावर्तन और मानवीकरण, श्राव्य और श्राव्य ध्वनि की श्रव्यातीत ध्वनि देखे। जो दूसरा वीडियो है बच्चों, उसमें हम क्या क्या आपको बताएंगे, इको प्रतिध्वनि क्या है उसके बारे में, और अनुरणन, कभी कभी परावर्तित ध्वनियां हमको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, सोनार क्या होता है, सोनोग्राफी कैसे होती है, और मानवीकरण की जो रचना है बच्चों वो किस प्रकार से होती है, कैसे हमारे कानों को आवाजें सुनाई देती हैं, इसके बारे में। और कुछ जो आपने फार्मूला ध्वनि का वेग देखा उसके ऊपर हम कुछ प्रश्न भी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।